पिछले साल पंजाब के पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी कि ISYF नाम के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि इसी गुट ने पिछले साल 11 नवंबर और 21 नवंबर को पठानकोट में 2 अलग अलग जगहों पर ग्रेनेड हमला किया था। पठानकोट में आर्मी कैंप पर हुए ग्रेनेड हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी साजिश थी। इसका खुलासा पंजाब पुलिस ने किया है। पिछले साल 11 और 21 नवंबर को पठानकोट में 2 अलग अलग जगहों पर ग्रेनेड धमाके हुए। इनमें से एक अटैक आर्मी कैंप के गेट पर हुआ था। सोमवार को पंजाब पुलिस ने इन हमलों के पीछे एक खालिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के होने का दावा किया है। पंजाब पुलिस के DGP VK भावरा के मुताबिक इस हमले को इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी ISYF नाम के गुट ने अंजाम दिया था और इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों के नाम अमनदीप उर्फ मंत्री, गुरविंदर सिंह उर्फ गिंडी, परमिंदर कुमार उर्फ रोहित, राजिंदर सिंह उर्फ मलही, हरप्रीत सिंह उर्फ ढोलकी और रमन कुमार हैं। इनके पास से 6 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और 1 राइफल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने पठानकोट में 2 बार ग्रेनेड हमले करने की बात कबूली है। FSSAI ने खाने में इस्तेमाल होने वाले तेलों की गुणवत्ता को लेकर एडिबल ऑयल सर्वे जारी किया है। यह सर्वे देश भर में 25 से 27 अगस्त 2020 के बीच किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि देश में बिक रहे 24% से ज्यादा एडिबल ऑयल खराब क्वालिटी के हैं। FSSAI ने खाने में इस्तेमाल तेलों की गुणवत्ता को लेकर एडिबल ऑयल सर्वे 2020 जारी किया है। सर्वे में कहा गया है, देश भर में 25 से 27 अगस्त के बीच ये सर्वे किया गया था। सरसों, मूंगफली और नारियल तेल समेत 15 खाद्य तेलों का सर्वे। देश में बिक रहे 24.2% खाद्य तेल तय मानक से खराब क्वालिटी के पाए गए, जिनमें फैटी एसिड, आयोडीन और दूसरे तेलों की मिलावट की गई। सर्वे के दौरान 12.8% तेलों में ब्रांडिंग की गड़बड़ी पाई गई। कुछ तेलों में विटामिन A, विटामिन D होने का दावा किया गया, लेकिन जांच में इन तेलों में विटामिन A, विटामिन D नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, 2.42% सैंपल में खतरनाक केमिकल और कीटनाशक पाए गए। कई तेल के सैंपल में नमी और भारी मेटल भी पाए गए। कुछ मामलों में लेबल पर गलत सूचना दी गई थी। वायुसेना के एयर स्टेशन कई बार आतंकवादी हमलों का निशाना बने हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए वायुसेना अपनी स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडोज पर निर्भर है और अब गरुड़ कमांडोज की शक्ति में इजाफा होने वाला है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए और किसी भी आतंकवादी घटना को रोकने के लिए सेना के हथियारों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार लगातार हथियारों का आयात निर्यात कर रही है। और भारतीय वायुसेना के लिए रूस से आने वाली 72,000 AK-103 राइफलों की खेप भारत पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना ने अगस्त में इनके इमरजेंसी खरीद के लिए रूस से सौदा किया था। वायुसेना इन राइफलों का इस्तेमाल अपने गरुड़ कमांडोज के लिए करेगी। वायुसेना के स्टेशन कई बार आतंकी हमलों का निशाना बने हैं और इस हमले में आतंकियों से मुकाबला वायुसेना के स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडोज ने किया था। और अब AK-103 राइफलों को मिल जाने से गरुड़ कमांडोज की शक्ति में इजाफा होगा और किसी भी आतंकी घटना से निपटने में मदद भी मिलेगी। एक और जहां कोविड के कड़े नियमों को लेकर आम जनमानस नियमों में बंधा ढेर सारी मुश्किलों को झेल रहा है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस इसकी धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने एक पदयात्रा निकाली, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। देखिए रिपोर्ट। देश और दुनिया में जब कोविड से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे वक्त में कर्नाटक से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार एक पेयजल परियोजना का काम जल्द से जल्द निपटाने की मांग को लेकर एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का कल दूसरा दिन था, लेकिन इसके नाम पर न सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि पदयात्रा जैसे पवित्र शब्द को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार लड़खड़ा रहे हैं और उनके समर्थक उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन DK शिव कुमार के कदम उनके काबू में नहीं हैं। वो कभी एक तरफ गिर रहे हैं तो कभी दूसरी तरफ। हालांकि बीजेपी का ये दावा है कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार नशे में थे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया है कि DK चले पीके। आचार संहिता लगते ही उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। रविवार को इसकी एक झलक बुलंदशहर में देखने को मिली।
यूपी के बुलंदशहर में आचार संहिता उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। रविवार की रात बुलंदशहर में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सीओ वंदना शर्मा ने डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल डिबाई विधानसभा क्षेत्र में रात में गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगाकर प्रचार किया जा रहा था। तभी एक गुप्त सूचना पर सीओ डिबाई वंदना शर्मा और कोतवाल मौके पर पहुंचकर गाड़ियों की चेकिंग की और झंडे उतरवाए और नेताजी को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही ड्राइवर के द्वारा चेकिंग करने की वीडियो बनाने पर सीओ लेडी सिंघम ने ड्राइवर को भी जमकर लताड़ा। वहीं पूरे मामले में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने कहा कि शासन प्रशासन विपक्षी दलों पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। मेरी गाड़ी नजर आ रही है शासन प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, जो झंडा लगा के सरेआम घूम रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बंदर की मौत के बाद गांव वालों ने शव यात्रा निकाली और फिर उसका अंतिम संस्कार किया। साथ ही इस गांव वालों ने बंदर की मौत के बाद भोज का आयोजन किया, जिसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बंदर की मौत के बाद नगर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें 50 किलोमीटर दूर तक के गांव के लोग शामिल हुए और इस भोज में करीब 5000 लोगों ने खाना खाया। बंदर की मृत्यु से दुखी ग्रामीणों ने चंदा लगाकर इस भोज का आयोजन किया और जिसके लिए बाकायदा कार्ड भी छपवाया। बंदर का अंतिम संस्कार भी बैंड बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाल कर किया गया। तीसरे दिन अस्थियां उज्जैन में विसर्जित की गई और गांव के कई लोगों ने बंदर की मृत्यु के बाद मुंडन करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर हनुमान जी का ही रूप है। दरअसल 29 दिसंबर की रात को बंदर की मौत हो गई थी। बंदर 29 दिसंबर को सुबह जंगल की ओर से गांव में आया था, लेकिन ठंड लग जाने की वजह से गांव में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने उसकी शव यात्रा निकाली और भोज का आयोजन किया। और अब आपको दिखाते हैं करोड़पति कबूतरों की खबर। राजस्थान के नागौर जिले के जसनगर गांव में कुछ कबूतरों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है और इस पैसे से गायों के लिए गौशाला चलाई जाती है। करोड़पति कबूतर सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन यह सच है। राजस्थान के नागौर जिले के जसनगर गांव में इन कबूतरों के नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति है। कबूतरों के नाम 27 दुकानें, 126 बीघा जमीन और बैंक खाते में करीब 30 लाख रुपए नकद है। इतना ही नहीं, इन्हीं कबूतरों की 10 बीघा जमीन पर 470 गायों की गौशाला भी संचालित की जा रही है। 40 साल पहले पूर्व सरपंच रामदीन चोटिया के निर्देशों और अपने गुरु मरुधर केसरी से प्रेरणा लेकर ग्रामीणों के सहयोग से अप्रवासी उद्योगपति स्वर्गीय सज्जन राज जैन व प्रभु सिंह राजपुरोहित द्वारा कबूतरान ट्रस्ट की स्थापना की गई। भामाशाहों ने कबूतरों के संरक्षण व नियमित दाने पानी की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के माध्यम से कस्बे में 27 दुकानें बनवाई और इन्हें इनके नाम कर दिया। अब इसी कमाई से ट्रस्ट पिछले 30 सालों से रोजाना 3 बोरी अनाज दे रहा है। आसपास के लोग कबूतरों को दाना पानी की कमी न हो, इसके लिए दिल खोल कर दान भी कर रहे हैं। वैक्सीन केस में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को कानूनी जीत मिल गई है और अब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग ले सकते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार के खिलाफ वीजा से जुड़े मामले का केस जीत लिया है। मेलबर्न कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा नोवाक जोकोविच के वीजा रद्द करने के फैसले को गलत माना है। मेलबर्न की अदालत ने आदेश दिया कि नोवाक जोकोविच का पासपोर्ट और बाकी जो भी सामान सरकार द्वारा जब्त किया गया है उसे तुरंत वापस लौटाया जाए। ये केस टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने को लेकर था। नियमों के मुताबिक नोवाक जोकोविच ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन एक मेडिकल एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश पर टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने जोकोविच के मामले को अपवाद मानते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की अनुमति दे दी थी। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी की कुछ तस्वीरें। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर शिमला से लेकर चंबा, धर्मशाला समेत कई शहरों में जमकर बर्फबारी हुई और इसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां आ रहे हैं। हिमाचल में मौसम के बदले तेवर से मौसम सुहाना हो गया है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सिर्फ एक ही रंग दिख रहा है। आसमान से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक और जमीन से लेकर घर और गाड़ियां सब बर्फ की चांदनी सी चमक रही हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले इस शहर की खूबसूरती और बढ़ गई है। और यही वजह है कि बेहद ठंड के बावजूद प्रकृति के इस रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। चंबा में भी लगातार हो रही बर्फबारी से करीब 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है।
सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के टीले की तरह नजर आ रही हैं। कारों पर भी बर्फ जमी हुई है। और अब हिमाचल के ही एक और मशहूर पर्यटन स्थल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। धर्मशाला में लगातार बारिश हो रही है। साल के इस वक्त धर्मशाला में बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सैलानियों को यहां पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी में जहां एक तरफ पर्यटक जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे हेल्थ वर्कर बर्फबारी के बीच बिना रुके बिना थके लगातार लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हर तरफ बर्फ और बर्फ के बीच चलते ये दो शख्स। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ से घिरे इन दो लोगों को देखकर पहली झलक में शायद आपको यही लगेगा कि कोई स्थानीय या सैलानी ट्रैकिंग कर रहा है, बर्फ में रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहा है। हाँ, बर्फ में होकर ये रास्ता तो बना रहे हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए नहीं, बल्कि एक वायरस के खिलाफ जंग को और मजबूत करने के लिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। आगे चल रहे इस व्यक्ति ने पीपीई किट पहन रखी है और पीछे चल रहे शख्स के हाथ में एक डब्बा है। दरअसल ये दोनों शख्स कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं। कई फीट जमी बर्फ भी इन्हें रोक नहीं पा रही। सरकार 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चला रही है और उसी अभियान का हिस्सा हैं ये लोग, जो अपने कर्तव्य निभाने के लिए कुदरत की इन मुश्किलों को पार करते जा रहे हैं। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर कुदरत ने एक अलग ही सजावट कर दी है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। जहां एक तरफ बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को बर्फबारी से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुदरत जब जमीन पर कोई कलाकारी करती है तो नज़ारे ऐसे ही नजर आते हैं, जो खूबसूरत के साथ साथ मन मोह लेने वाले भी होते हैं। ये तस्वीरें हैं कश्मीर के श्रीनगर की, जहां हर शय एक ही रंग में रंगी नजर आती है और पहाड़ मानो किसी सफेद चादर में लिपटा हो। घर, सड़क, गलियां, मैदान, इन्हें देखकर लगता है कि जन्नत की हंसी वादियां बस यहीं पर है, या इन्हीं की खूबसूरती के लिए ही जन्नत जैसे शब्द बनाए गए हैं। और जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है कि जिसे आंखें बस टकटकी लगाकर देखती ही रहती हैं, या यूं कहें कि नजर इन नज़ारों को छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती हो। बर्फबारी ऐसी कि जिसे देखने के लिए पर्यटक मीलों का सफर तय करके आते हैं। जैसे ही कश्मीर में बर्फबारी होती है, ये पूरे देश के पर्यटकों की पहली पसंद बन जाता है। पेड़ों पर जमा बर्फ पर जब धूप की पहली किरण पड़ती है, तो ये बर्फ किसी शमशीर सी चमक उठती है। देवभूमि उत्तराखंड में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे कई इलाकों में घर, गली, सड़कें ये सब बर्फ से ढक गए हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड में कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण घर, गलियां, सड़क सब बर्फ से ढक गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो रुद्रप्रयाग में किसी ने बर्फ की चादर बिछा दी है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, बस आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। वहीं बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसके कारण न सिर्फ गाड़ियां बल्कि लोगों को भी चलने में काफी परेशानी हो रही है। और बारिश बर्फबारी के चलते केदारनाथ में संचार और विद्युत सेवा ठप हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। बर्फबारी के चलते पिथौरागढ़ जिले में कालामुनी राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसकी वजह से कई यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। ब्राजील में इन दिनों मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से करीब 500 परिवार बाढ़ के बीच बेघर हो गए हैं। प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। ये घर पहले से पानी में नहीं बने हुए, बल्कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में ये हालात बन गए हैं। तस्वीरें हैं ब्राजील के पारा राज्य के एक इलाके की, जहां सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि आने जाने के लिए नाव की मदद ली जा रही है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और कई जगह पहली मंजिल तक घर भी पानी में डूबे हैं। घरों के अंदर पानी भर गया है। करीब 500 परिवार बाढ़ के बीच बेघर हो गए हैं। बीते दिनों ब्राजील के बाहिया राज्य में भी बाढ़ के ऐसे ही हालात बन गए थे। 20 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 19,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। दुनिया के कई देशों में इस वक्त कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में भी ब्राजील जैसे ही हालात हैं। भयंकर बारिश और उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते तापमान की वजह से नदियां उफान पर आ गईं और निचले इलाकों में बाढ़। जलवायु विशेषज्ञ इसे लेकर लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक प्लेन ट्रेन से टकरा गया, जिसे देखकर लग रहा था कि यहां पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। सड़क पर हादसा होते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये हादसा आपको हैरान कर देगा। तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजलिस की हैं, जहां पटरी के पास क्रैश हो चुका विमान ट्रेन से टकराता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम किसी रोमांचक फिल्म का थ्रिलर सीन देख रहे हो। प्लेन में फंसे पायलट को बाहर निकालने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारी भी जुटे दिखे। अगर ये अधिकारी जरा भी देर करते तो इनका क्या हाल होता, तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा विमान के इस टुकड़े को भी देखिए। ट्रेन से टकराते प्लेन का एक हिस्सा काफी दूर गिर गया। गनीमत ये रही कि यह हिस्सा सड़क पर चल रहे इस इंसान को नहीं लगा। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में सफर कर रहे किसी भी यात्री को इस हादसे में चोट नहीं आई। कजाकिस्तान में बढ़े एलपीजी के दामों को लेकर हो रही हिंसा अब धीरे धीरे शांत हो रही है। कजाकिस्तान में एलपीजी गैस के दाम पर भड़की हिंसा अब शांत होती दिख रही है। बीते दिनों जो सड़कें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़पों का केंद्र बनी थी, वो अब शांत हैं। हालांकि कजाकिस्तान की सड़कें अब भी हिंसा की भयावह तस्वीर को बयां कर रही हैं। कहीं पर जली हुई बस है तो कहीं पर जली हुई दुकान। आगजनी की ये तस्वीरें उस कजाकिस्तान की छवि से बिल्कुल उलट हैं, जहां पहले कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई। पिछले हफ्ते में कजाकिस्तान में हर दिन प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच लगातार हिंसक झड़प देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया था। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी लगातार लाठीचार्ज करते रहे और आंसू गैस के गोले दागते रहे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस हिंसा में कुल 164 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।